हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। आज के क्लास शुरू करते हैं। तो आज के क्लास का टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स। उसमें एक टॉपिक ले रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो ईथर के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि ईथर का जैसे फंक्शनल ग्रुप है ईथर का, ऑक्सीजन के दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप लगा होता है या अल्काइल एराइल ग्रुप लगा होता है, उसको ईथर्स कहते हैं। जैसे कि मान लो कि CH3O CH3 लाइक डाई मिथाइल ईथर, या इसको मिथॉक्सी मीथेन ही बोलते हैं। उसी तरह से जैसे कि CH3O C2H5, जैसे कि इथाइल मिथाइल ईथर या मिथॉक्सी इथेन। यहाँ पे ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, या ऐसे भी हो सकता है CH3O एंड C6H5। यहाँ पे एक तरफ अल्काइल ग्रुप है, दूसरी तरफ एराइल ग्रुप है, तो इसको हम ईथर्स कहते हैं। ये सारे ईथर के एग्जाम्पल है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। और इसमें यदि दोनों साइड में एक सिमिलर ग्रुप होगा तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर्स, और जब दोनों साइड में सिमिलर ग्रुप ना होके दोनों साइड में अलग अलग ग्रुप होगा तो उसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के बारे में। So the first method to prepare the ethers. So by dehydration of alcohols. By dehydration of alcohols, यानी अल्कोहल्स का जब डिहाइड्रेशन करते हैं तो ईथर बनता है। So ethanol on dehydration in presence of protic acid like H2SO4 और H3PO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड एट 413 केल्विन converted to ethoxyethane. Ethoxyethane is an ether as the main product. मेन प्रोडक्ट के रूप में इथॉक्सीइथेन प्रोड्यूस होता है। रिएक्शन के लिए देखते हैं 2C2H5OH, ये दो मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल का ऑन डिहाइड्रेशन like H2SO4 at 413 Kelvin gives C2H5O C2H5 plus वाटर मॉलिक्यूल। ये डिहाइड्रेशन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा बाहर। तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और कैन से प्रोटिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड ले सकते हैं, at 413 Kelvin it gives the ethoxyethane. ये ईथर है, ethoxyethane is a ethoxyethane is an ether, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, इसका कैसे बनता कैसे है, ये इसका क्या मैकेनिज्म है।
मैकेनिज्म। पहला मेथड हमने बताया था कि इथाइल अल्कोहल से का डिहाइड्रेशन होने से ईथर बनता है, तो उसका मैकेनिज्म क्या है। सो फर्स्ट इज यू कैन से स्टेप 1। स्टेप 1 में इथाइल अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है, CH3 CH2OH, और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है। और प्रोटोनेशन मीन्स हाइड्रोजन आयन इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये इन प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इसके साथ बॉन्ड कर जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा CH3 CH2, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा और इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा इस तरह से। यानी कि प्रोटोनेशन ऑफ, इसको हम कह सकते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 2 में प्रोटोनेटेड अल्कोहल से जो दूसरा मॉलिक्यूल है अल्कोहल का वो रिएक्ट करेगा, यानी कि CH3 CH2 प्लस CH3 CH2O ये इस रिएक्शन करेगा। यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो यहाँ से ये बॉन्ड यानी कि यहाँ स्प्लिट हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे चला जाएगा, और यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। जैसे ये बॉन्ड यहाँ H2O को चला जाएगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा। तो प्लस चार्ज हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन जो है इसको यहाँ से बॉन्डिंग कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन देके CH2 से बॉन्डिंग कर देगा, क्योंकि CH2 पे प्लस चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहा है। तो ये यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगा वो CH3 CH2, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज होगा, क्योंकि इसने CH2 CH3 प्लस H2O, और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, और इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा कंबाइंड, और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन देके CH2 के साथ बॉन्डिंग किया। और थर्ड स्टेप में स्टेप 3 इज डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन यानी कि हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा। डीप्रोटोनेशन हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाएगा, तो CH3 CH2O, और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, और एक लोन पेयर यहाँ पे है, एंड CH2 CH3। तो डीप्रोटोनेशन मीन्स कि हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा, तो यहाँ प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग बना है H और O के बीच, तो ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएगा। जब बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो हाइड्रोजन आयन बन के बाहर निकल जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा। सो द स्ट्रक्चर विल बी CH3 CH2O and CH2 CH3 and plus हाइड्रोजन आयन, यानी कि जो हाइड्रोजन आयन एज ए कैटलिस्ट स्टेप फर्स्ट में
यूज हुआ था वो थर्ड स्टेप में बाहर हो गया, और इस तरह से यहाँ पे इथॉक्सी इथेन बन गया, इथॉक्सी इथेन। तो इस तरह से स्टेप फर्स्ट में जो इथर बनाने का प्रिपरेशन मेथड है इथाइल अल्कोहल से, उसका मैकेनिज्म ये 3 स्टेप में इस तरह से होता है। Second method to prepare the ether is Williamson synthesis. Williamson synthesis. Williamson synthesis is the very important method to prepare the ethers, और इस मेथड से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के ईथर्स बनाए जाते हैं। और इस ईथर्स में अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम इथॉक्साइड और सोडियम अल्कोक्साइड। सो RX, दिस इज अल्काइल हैलाइड and plus RONA यानी सोडियम अल्कोक्साइड। सो चूंकि यहाँ पे RX है अल्काइल हैलाइड, और दिस इज सोडियम अल्कोक्साइड। यहाँ पे X यानी हैलोजन ग्रुप, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये बॉन्ड इस तरह शिफ्ट होगा, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह से जो आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनेगा वो ईथर बनेगा प्लस सोडियम हैलाइड, and this is ether। इसका एग्जाम्पल के लिए हम कोई इस एग्जाम्पल ले सकते हैं CH3 CH2 and plus CH3 Br CH3O and CH2 CH3 plus सोडियम ब्रोमाइड। यहाँ पे मिथॉक्सी इथेन बन रहा है, दिस इज मिथॉक्सी इथेन, और यू कैन से इथाइल मिथाइल ईथर। तो इस तरह से विलियमसन सिंथेसिस से अल्काइल हैलाइड, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम अल्कोक्साइड, it is converted to ether। इस मेथड से फेनॉल से ईथर बनाते हैं। सो ईथर फ्रॉम फेनॉल, सो फेनॉल को दिस इज फेनॉल react with sodium hydroxide. First phenol react with sodium hydroxide, then it is converted to sodium phenoxide,
phenol is converted to sodium phenoxide ONA, यानी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, एंड देन सोडियम फेनोक्साइड रिएक्ट्स विथ अल्काइल हैलाइड RX, alkyl halide, then it is converted to ether. Plus NaX, and this is ether. तो इस मेथड से फेनॉल से ईथर बनाते हैं. So this is two method to prepare the ether. First is from the alcohol, second is from the Williamson synthesis. Next is physical property. Physical properties of ईथर. ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तो इसका पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है कि द CO बॉन्ड of ether or of ether is, और you can say CO bonds, दो तरह के उसमें CO में ईथर में दो तरह के CO बॉन्ड होंगे. जैसे ऑक्सीजन है तो इधर भी कार्बन लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप में, और इधर भी अल्काइल ग्रुप में, दोनों तरफ कार्बन है. तो CO bonds of ether are polar. So there is net dipole moment. इसके वजह से उसमें नेट डाइपोल मोमेंट होता है. सेकेंड इज बॉइलिंग पॉइंट. ऑफ ईथर. ईथर का बॉइलिंग पॉइंट. सो बॉइलिंग पॉइंट को शॉर्ट में बीपी बोलते हैं. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स आर almost similar to alkane having कंपेरेबल, और इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर. ऑलमोस्ट सिमिलर मॉलिक्यूलर मास. ऑलमोस्ट सिमिलर मॉलिक्यूलर मास. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू अल्केन और अल्केन्स having comparable molecular mass or having
ऑलमोस्ट सिमिलर मोलिकुलर मास। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अल्केन, जैसे CH3 एंड CH2 and CH3, this is the normal pentane। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं C2H5O C2H5, दिस इज इथॉक्सी इथेन, ये ईथर है। और तीसरा एग्जांपल लेते हैं CH3 and CH2 3OH, this is butane-1-O यानी ब्यूटानोल। इसका यदि हम मॉलिक्यूलर वेट देखें, मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट 72 के आसपास होता है, 72, और इसका होता है 74, और इसका होता है 74, यानी इन तीनों का मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट सिमिलर है। देन बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्केन का 309.1 केल्विन, इथॉक्सीथेन ईथर का 307.6 केल्विन, और इसका होता है 390 केल्विन। यहाँ पे दिस इज नॉर्मल अल्केन, पेंटेन, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अल्केन, और दिस इज इथॉक्सीथेन, ये ईथर है, और ये ब्यूटानोल है, यानी कि ये अल्कोहल है। यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्केन का और ईथर का दोनों का मॉलिक्यूलर ऑलमोस्ट सेम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन यहाँ पे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि इसलिए ज़्यादा है कि अल्कोहल जो है के बीच इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसके अल्कोहल में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसमें अल्केन में और ईथर में का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, यदि दोनों का जो मास है, मॉलिक्यूलर मास है, वो ऑलमोस्ट सेम है। एंड द थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, अभी हमने 2 फिजिकल प्रॉपर्टी बताया था, तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज, सो द miscibility of ether with water, द मिसिबिलिटी ऑफ ईथर्स विथ वाटर, यानी वाटर के साथ इसका मिक्स हो जाना। मिसिबिलिटी मीन्स मिक्स हो जाना। सो द मिसिबिलिटी ऑफ ethers are almost similar to alcohols, having comparable, or you can say almost similar molecular masses, molecular
masses. The miscibility of ethers are almost similar to alcohols having comparable or you can say almost similar molecular masses. यानी अल्कोहल का मोलिकुलर मास और ईथर का मोलिकुलर मास यदि आपस में ऑलमोस्ट बराबर है तो उनकी मिसिबिलिटी वाटर में भी लगभग बराबर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि पहले वाला एग्जांपल CH3 एंड CH2 3 CH3 जैसे कि नॉर्मल पेंटेन और दूसरा एग्जांपल C2H5O C2H5 दिस इज इथॉक्सी इथेन, दिस इज ईथर। और तीसरा एग्जांपल CH3 CH2 3 OH, this is ब्यूटेन 1-4 यानी ब्यूटानोल। तो इसका मिसिबिलिटी इन वाटर तो यहाँ पे अल्केन के केस में ऑलमोस्ट इमिसिबल और ईथर केस में 7.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर और इसका अल्कोहल केस में 9 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर। यानी कि अल्केन केस में यहाँ पे देखें तीनों का ऑलमोस्ट जो मोलिकुलर मास है वो सेम है। तो मिसिबिलिटी इन वाटर यानी वाटर के साथ इसका मिक्स हो जाना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्केन केस में ऑलमोस्ट इमिसिबल यानी अल्केन वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है, मिसिबल नहीं। लेकिन ईथर केस में देख रहे हैं कि 7.5 ग्राम 100 ml में ये मिक्स हो जाता है। उस तरह से अल्कोहल भी ऑलमोस्ट 9 ग्राम 100 ml वाटर में मिक्स हो जाता है। यानी कि देख रहे हैं कि यहाँ पे 7.5 ग्राम, यहाँ पे 9 ग्राम। तो 7.5 और 9 ऑलमोस्ट यू कैन से कि ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मिसिबिलिटी ऑफ ईथर्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू अल्कोहल्स हैविंग कंपेरेबल और ऑलमोस्ट सिमिलर मोलिकुलर मास है। यानी अल्कोहल और ईथर का दोनों का मोलिकुलर मास यदि ऑलमोस्ट सिमिलर है तो उसकी मिसिबिलिटी भी वाटर के साथ ऑलमोस्ट सेम है। और ऐसा इसलिए होता है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि अल्कोहल में तो हमें पता है कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा होता है। लेकिन इसमें ईथर में भी ये ईथर के ऑक्सीजन, ईथर का जो ऑक्सीजन होता है वो हाइड्रोजन वाटर के हाइड्रोजन से जुड़ के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। जैसे कि R दिस इज ईथर और यहाँ पे तो यहाँ जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ, ये वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। दिस इज H बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड। उस तरह से ये भी जो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। ईथर भी, ईथर का ऑक्सीजन एटम वाटर के हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। तो ईथर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है वाटर के साथ और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ बनता है। इसलिए इन दोनों का वाटर के साथ मिसिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है।
फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। Chemical properties of ether. So the first is cleavage of C2O bond in ethers. केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट इज क्लीवेज ऑफ C2O बॉन्ड इन ईथर्स, यानी C और O के बीच का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का ब्रेक हो जाना। सो व्हेन ईथर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ concentrated, when ethers is reacted with hydrogen or it can say excess hydrogen halide, it is converted to alkyl halide. It is converted to alkyl halide. When ether ROR in ether and plus hydrogen halide, HX, it is converted to alkyl halide RX and plus ये इसको फर्स्ट बोल सकते हैं। और चूंकि हमने बोला है कि व्हेन ईथर रिएक्टेड विथ एक्सिस हाइड्रोजन हैलाइड, तो ये अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन हैलाइड एक्सेस है, इसलिए फर्दर नेक्स्ट स्टेप में जो अल्कोहल बनता है वो अगेन फिर हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन के बाद फिर ये RX प्लस वाटर, तो इस तरह से इसका रिएक्शन होता है। और इस केस में देयर इज क्लीवेज ऑफ C2O बॉन्ड। इस रिएक्शन में C और O बॉन्ड के बीच का जो C और O के बीच का जो बॉन्डिंग होता है वो ब्रेक होता है। सो इस केस में व्हेन ईथर रिएक्ट्स विथ एक्सेस हाइड्रोजन हैलाइड, इट इज कन्वर्टेड टू अल्काइल हैलाइड, और यू कैन से इट इज कन्वर्टेड टू डाई अल्काइल हैलाइड, यानी कि अल्काइल हैलाइड की 2 मॉलिक्यूल मिलती हैं। लेकिन ये सेम केस यदि एरोमेटिक ईथर्स के साथ हो तो इस तरह का यदि केस हुआ, ये भी ईथर है, यहाँ पे जो बॉन्ड होता है तो यहाँ पे और जो फेनाइल ग्रुप के बॉन्ड बीच जो बॉन्ड है वो बॉन्ड नहीं टूटता है, क्योंकि दैट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। तो जो बॉन्ड होता है, जब इस तरह का अल्काइल हाइड्रोजन हैलाइड जब इसका रिएक्शन होता है तो O और R के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटता है। इस केस में जो O और R के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटता है, क्योंकि ऑक्सीजन और जो फेनाइल ग्रुप के जो बीच का बॉन्ड है वो बॉन्ड O और R बीच के बॉन्ड के कंपेरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस केस में
अल्काइल हैलाइड बनता है। फिनॉल एंड दिस इज अल्काइल हैलाइड। तो इस तरह का यदि कोई ईथर है जिस ईथर में एक अल्काइल ग्रुप और दूसरा फिनाइल ग्रुप जुड़ा हो, वो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करके फिनॉल और अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे यदि कोई मान लो कि यहाँ पर सिमिलर दोनों ग्रुप है और दोनों तरफ यानी कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर है, तो सिमेट्रिकल ईथर यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करके अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। और यहाँ पे यदि डिफरेंट ग्रुप भी यदि होगा, जैसे सपोज यहाँ पे R हो और यहाँ पे R' हो, यानी दोनों ऑक्सीजन के दोनों साइड में दोनों डिफरेंट ग्रुप हो, उस केस में भी सेम इसी तरह का रिएक्शन होगा। एंड reactivity order of हाइड्रोजन हैलाइड में, यदि हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, यदि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है वो हाइड्रोजन आइडाइड होता है, इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड and is greater than hydrogen chloride. So this is the reactivity order of hydrogen halide. So ethers react with hydrogen halide to convert ethers into alkyl halide. So this is the cleavage of C2O bond in ethers. So इसका थोड़ा मैकेनिज्म देखते हैं कि इसका क्या मैकेनिज्म है, यानी इसके बॉन्ड कैसे ब्रेक होते हैं। मैकेनिज्म is first, or you can say step 1, step first is protonation of ether, or can say ether molecule। क्योंकि हाइड्रोजन हैलाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो इस डेफिनेटली हाइड्रोजन हैलाइड में ईथर का सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा। सो CH3O एंड CH2CH3, और इसमें हम जो एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल CH3O C2H5, यानी कि मिथॉक्सी इथेन का एग्जाम्पल लेते हैं, और उसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, यानी सबसे पहले ईथर का प्रोटोनेशन होगा। तो प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, यहाँ पे चूंकि आयोडीन जो आयोडीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड आयोडीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा। प्लस चार्ज होगा तो ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर लेगा या बॉन्ड बना लेगा। तो इसका फाइनल जो रिजल्ट होगा CH3O प्लस आयोडाइड आयन।
यहाँ पे CH2 CH3 एंड प्लस आयोडाइड। तो इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे प्लस हाइड्रोजन तो नहीं होगा, बल्कि चूंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर बचा रहेगा। स्टेप 2, स्टेप 2 में आयोडाइड आयन एंड प्लस CH3 CH2 CH3। तो चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ऑक्सीजन और CH3 के बीच में पोलैरिटी बढ़ जाएगी। जब पोलैरिटी बढ़ेगी तो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से आयोडाइड आयन इससे लिंक हो जाएगा। तो CH2 CH3 negative charge like this। और फाइनली ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड, तो यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा CH3I यानी कि अल्काइल हैलाइड एंड प्लस CH3 CH2OH यानी अल्काइल हैलाइड बनेगा और अल्कोहल बनेगा। अब यहाँ पे चूंकि किस मैंने बताया था कि जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो एक्सेस अमाउंट में होता है और टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है रिएक्शन का, तो उस केस में अल्काइल हैलाइड जो है अगेन फर्दर फिर अल्कोहल से रिएक्शन कर जाएगा। सो स्टेप 3, इस केस में जो अल्कोहल जो वहाँ बन रहा है मिथाइल अल्कोहल, वो फर्दर फिर हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कर लेगा, यानी कि हाइड्रोजन हाइलाइड से रिएक्शन करेगा। क्योंकि इस रिएक्शन में एसिड जो ले रहे हैं वो एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं और टेम्परेचर रिएक्शन का हाई होता है, तो फर्दर वो अल्कोहल रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन हाइलाइड से, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो स्टेप 3 में इसका फिर सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, यानी कि CH3 CH2 और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। CH3 CH2O यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया है और यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा और ऑक्सीजन पे लोन पेयर एक बचा रहेगा अन प्लस आयोडाइड है। देन नेक्स्ट स्टेप में आयोडाइड आयन प्लस CH3 CH2O, यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है और तो यहाँ पे जो बॉन्ड है CH3 और O के बीच, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ जो प्लस चार्ज है वो खत्म हो जाएगा और H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये यहाँ पे लिंक कर जाएगा और यहाँ पे लिंक करेगा तो ये हो जाएगा CH3 CH2I एंड प्लस वाटर मॉलिक्यूल।
यानी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और इथाइल आयोडाइड बन जाएगा, यानी अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक अल्काइल हाइड्राइड यहाँ बन रहा है और दूसरा अल्काइल हाइड्राइड थर्ड स्टेप में यहाँ बन रहा है। यानी कि ईथर जब हाइड्रोजन हाइलाइड से रिएक्शन करता है तो इट मेक्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हाइड्राइड। और ये हम इस 3 स्टेप के मैकेनिज्म से इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देन इसका दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। The second chemical properties of ether is electrophilic substitution. जैसे कि this is methoxybenzene, और इसको एनिसोल भी बोलते हैं, एनिसोल। मिथॉक्सीबेंजीन, यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप और यहाँ पे बेंजीन भी जुड़ा हुआ है, यानी कि बेंजाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि बेंजाइल है और मिथाइल है और फिनाइल है, ईथर। तो मिथाइल फिनाइल ईथर भी इसको बोल सकते हैं, यानी कि ईथर है। तो ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है और यू कैन से अल्कोक्सी ग्रुप, यदि जनरल टर्म में कहें तो उसको अल्कोक्सी ग्रुप भी बोल सकते हैं। यानी CH3 को हम R से इंडिकेट करें और O को तो इस तरह से, या इसको हम कह सकते हैं OR। तो ये इसको बोलते हैं अल्कोक्सी ग्रुप, OR को अल्कोक्सी, जैसे ये मिथॉक्सी ग्रुप है। तो अल्कोक्सी और यू कैन से मिथॉक्सी ग्रुप इज आल्सो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। जैसे कि फेनॉल ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होता है, उस तरह से ये मिथॉक्सी और कैन से अल्कोक्सी ग्रुप भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव है। यानी कि जब इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो या तो यहाँ जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे, यहाँ इलेक्ट्रोफिल ऐड हो या सब्स्टिट्यूट हो। और ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है इस एरोमेटिक रिंग को एक्टिवेट करता है ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो। सो इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो पहला रिएक्शन है दैट इज हैलोजिनेशन, यानी कि रिएक्शन विद हैलोजन ग्रुप। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। सो एनिसोल, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, जैसे ईथर। यहाँ पे बॉन्ड ना दिखा के हम इसको सर्कल भी दिखा सकते हैं, बीच में बेंजीन के बीच में बॉन्ड ना दिखा के सर्कल भी दिखा सकते हैं। सो व्हेन एनिसोल undergoes bromination or you can say reacts with bromine Br2 in ethanoic acid, it is converted to para-bromoanisole or ortho-bromoanisole।
प्लस इसको बोलेंगे ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल एंड दिस इज पैरा ब्रोमो एनिसोल। ये माइनर होता है यानी कि कम क्वांटिटी में होता है, और ये मेजर होता है यानी कि ये ज़्यादा होता है, यानी कि 90% अबाउट यही होता है, पैरा ब्रोमो एनिसोल होता है, और कम क्वांटिटी में ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल बनता है। अब ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल कम क्यों बनता है? यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों ग्रुप यानी कि मिथॉक्सी ग्रुप और ब्रोमीन, मिथॉक्सी और यहाँ ब्रोमाइड दोनों आप देख रहे हैं कि एकदम एडजेसेंट हैं, दोनों एक दूसरे के नेक्स्ट हैं। तो उस केस में ये दोनों ग्रुप आपस में हिंड्रेंस क्रिएट कर सकते हैं, ये कह सकते हैं दोनों ग्रुप आपस में रिपल्सन करते हैं, जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी कम होती है, और उस रिपल्सन को हम बोलते हैं एस्टेरिक हिंड्रेंस। ये तो जो दोनों ग्रुप हैं एस्टेरिक हिंड्रेंस करते हैं, एस्टेरिक हिंड्रेंस होता है, जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी कम होती है। और यहाँ दोनों ग्रुप काफ़ी दूर दूर हैं, इसलिए इसमें किसी तरह का एस्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से काफ़ी स्टेबल होता है, और इसकी रिएक्शन में क्वांटिटी भी प्रोडक्ट के फॉर्म में सबसे ज़्यादा निकल के आती है। तो यही कारण है कि ये माइनर होता है और जो पैरा होता है वो मेजर होता है। Next reaction of electrophil substitution is Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction. सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। This is 2-methoxy toluene, and this is 4-methoxy toluene। ये मेजर होगा और ये माइनर होगा।
this is 2-methoxy acetophenone, and this is 4-methoxy acetophenone। ये मेजर होगा क्योंकि पैरा डेरिवेटिव है इसलिए ये मेजर होगा, और ये ऑर्थो है इसलिए ये माइनर होगा, ये माइनर होगा। और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या है कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में when anisole undergo the reaction with alkyl halide and acyl halide, where anisole undergo reaction with alkyl halide or acyl halide, it gives the ortho and para derivative in presence of anhydrous aluminum chloride as a catalyst। यदि anisole एसाइल क्लोराइड और अल्काइल क्लोराइड और यू कैन से अल्काइल हैलाइड और एसाइल हैलाइड से रिएक्शन करता है तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग डेरिवेटिव बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि कैटलिस्ट का काम करता है। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एनिसोल रिएक्ट्स विथ अल्काइल हैलाइड, यू कैन एड CH3Cl। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा हो वो बन रहा है 2-methoxytoluene। यदि हम इसको CH3 को लेंगे तो CH3 का जो ग्रुप जब लगता है बेंजीन में तो उसको बोलते हैं टोल्यूइन, और टोल्यूइन के साथ देख रहे हैं कि सेकेंड यानी ये फर्स्ट हुआ ये सेकेंड हुआ, तो सेकेंड पोजीशन पे मिथॉक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2-methoxytoluene। उस तरह से ये हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि 4-methoxytoluene। उस तरह से जब एसाइल CH3 वो को एसाइल ग्रुप बोलते हैं, CH3CO को एसाइल ग्रुप बोलते हैं, एसाइल और एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एनिसोल रिएक्ट्स विथ एसाइल क्लोराइड, एसाइल के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो एसाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, देन इट इज कन्वर्टेड टू 2-methoxy acetophenone, यानी कि यहाँ पे मिथॉक्सी है और इस CuCH3 जब लग जाएगा तो इसको बोलेंगे एसिटोफिनोन, 2-methoxy acetophenone। चूँकि ये ऑर्थो डेरिवेटिव है इसलिए माइनर, और यहाँ पे पैरा डेरिवेटिव है दैट इज 4-methoxy acetophenone एंड इट कम्स इन द मेजर क्वांटिटी। तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। यानी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन मीन्स व्हेन एनिसोल undergo the reaction with alkyl halide or acyl halide, it is converted to ortho and para directing derivatives in presence of anhydrous aluminum chloride। और इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक लास्ट रिएक्शन दैट इज नाइट्रेशन। The third reaction is nitration। Anisole concentrated H2SO4 and plus HNO3।
So this is minor and this is major. ये this is orthonitroanisole, orthonitroanisole, and this is paranitroanisole. और इसको 2 नाइट्रो भी बोल सकते हैं, 2 नाइट्रोएनिसोल, और इसको बोल सकते हैं 4 नाइट्रोएनिसोल, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप है और यहाँ फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, इसको 2 नाइट्रोएनिसोल भी बोल सकते हैं, और इसको 4 नाइट्रोएनिसोल भी कर सकते हैं। और ये माइनर होता है, ये मेजर यानी कि कम क्वांटिटी में होता है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। जो कि हमने बताया कि माइनर क्यों होता है, क्योंकि ग्रुप एकदम जस्ट एक दूसरे के नेक्स्ट होते हैं और आपस में एस्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। सो नाइट्रेशन में व्हेन एनिसोल गो अंडर द रिएक्शन विथ mixture of concentrated sulfuric acid and nitric acid, it is converted to orthonitroanisole and paranitroanisole, or you can say mixture of orthonitroanisole and paranitroanisole। क्योंकि बनता है तो दोनों साथ साथ ही बनता है। तो इस तरह से एनिसोल ड्यूरिंग नाइट्रेशन गिव्स द orthonitroanisole and paranitroanisole। और नाइट्रेशन के लिए कंडीशन क्या है कि इट शुड बी रिएक्टेड विद द ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। सो इस तरह से हमने आपको ईथर के कुछ केमिकल प्रॉपर्टी बताया। तो आज हमने ईथर का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसके बारे में बताया। और इस तरह से आज क्लास को लेते हुए ये चैप्टर जो है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर लगभग समाप्त हो गया। हम नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।